हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी ऑनलाइन कोचिंग। यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर पर्यावरण यूपी टेट का सीरीज मैं चला रहा हूं। उसी क्रम में आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने डिटेल वाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 25 तक दोस्तों कवर किया था। आज हम 26 to 50 तक क्वेश्चन को कवर करेंगे। डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगा जितनी आवश्यकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो विलंब न करते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। दो प्रोटोकॉल आपको दिमाग में बैठाना है। प्रोटोकॉल मीन्स होता है नियम या कानून, ये समझ लीजिए। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो संबंधित है ओजोन लेयर से, और क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। आज का दूसरा प्रश्न, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण किससे शुरू हुआ था? मीन्स किस घटना से कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण शुरू किया गया था? अर्थ सम्मेलन आपको पता है 1992 में हुआ था। रियो +5 1997 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित है। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू किया गया था। ऑप्शन सही होता है 1। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? तो भारत की दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना 2008 में प्रकाशित हुई थी। विकल्प सही है पहला। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? आपको पता है कि वातावरण में बहुत सारे मंडल पाए जाते हैं। बहुत सारे नहीं, मुख्य रूप से 5 मंडल पाए जाते हैं। कुछ किताबों में 4 दिया रहता है। तो बहुत सारे मंडल पाए जाते हैं। उनमें किस मंडल में यानी किस लेयर में ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है? तो दोस्तों समताप मंडल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर में। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। ओजोन परत पृथ्वी से किस ऊंचाई पर आमतौर पर पाया जाता है? तो ओजोन परत दोस्तों 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर, अगर ऑप्शन में है तो बेस्ट ऑप्शन है 20 to 35। तो ऑप्शन में आपको 20 दिख रहा है। तो ओजोन परत पृथ्वी से किस ऊंचाई पर पाया जाता है? 20 किलोमीटर से शुरू होता है, 35 किलोमीटर तक इसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा है, मीन्स कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन सही होगा इसका दोस्तों तीसरा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है ओजोन दिवस? 16 सितंबर को। हमारे क्वेश्चन की एक खासियत आप देख रहे होंगे कि अगर क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन है तो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन एक जगह है। अगर ओजोन लेयर है तो ओजोन लेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक जगह है। ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक जगह है। हेडक्वार्टर है तो हेडक्वार्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक जगह है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर से। क्यों 16 सितंबर से ही? क्योंकि 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर से संबंधित है। प्रोटोकॉल एक प्रकार का दोस्तों नियम और कानून होता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड नियम बनाए गए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन परत से संबंधित, ओजोन लेयर को कैसे बचाया जाए उससे संबंधित नियम कानून बनाए गए। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है? ऑप्शन बिल्कुल इजी है क्योंकि मैं कई बार इसकी चर्चा कर चुका हूं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत से। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है दोस्तों। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। क्योटो जापान का एक शहर है। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या, थोड़ा सा मैं आपको बतलाता हूं। यह वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है। वियना संधि कब हुई थी? 1985 में हुई थी। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है। तो वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है, उसे बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसका उद्देश्य ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थों जैसे सीएफसी के प्रयोग को हटाना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो नियम बताए गए वो ये बनाए गए दोस्तों कि सीएफसी के यूज को कम करना है, जिससे ओजोन लेयर को बचाया जा सके। क्योंकि आपको पता होगा ओजोन लेयर में जो छिद्र होता है या जो होल होता है, सबसे ज्यादा ओजोन लेयर को नुकसान सीएफसी से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 1 जनवरी 1989 से यह प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था। 1 जनवरी 1989 से। वियना ऑस्ट्रिया का एक शहर है। वियना संधि 1985 में पारित हुई थी। अगला क्वेश्चन है टोटल इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 33। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है दोस्तों? सफेद शेर नहीं, कृषि प्रदूषण नहीं, जल प्रदूषण नहीं। अगर विकल्प में ओजोन परत होता है तो ओजोन परत हम लगाते। चूंकि सीएफसी है तो सीएफसी ही यहां पर बेस्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सीएफसी के उपयोग को कम करने का नियम बनाया गया था, जिससे ओजोन लेयर को बचाया जा सके। तो अगर दोनों ऑप्शन में है
CFC भी और ओजोन लेयर भी, फिर तो आप ओजोन लेयर लगाएंगे, लेकिन अगर ओजोन लेयर ऑप्शन में नहीं है तो आप CFC ही लगाएंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? CFC से संबंधित है, मूल रूप से ओजोन लेयर संबंधित है। अब चूंकि ओजोन लेयर को हानि सबसे ज्यादा CFC से पहुंचता है, इसीलिए CFC भी इनडायरेक्टली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CFC से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है ओजोन लेयर को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से सबसे खतरनाक कौन सा है? देखिए, अल्ट्रावायलेट, जिसे हिंदी में पराबैंगनी किरण कहते हैं, तो आपको पता होगा पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? ओजोन लेयर रोकता है। देखिए, आप एक चीज खासियत देख रहे होंगे मेरे क्वेश्चन में कि सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है और लिंक्ड है। अगर एक क्वेश्चन आप पकड़ पा रहे होंगे तो दूसरा भी आपको पकड़ में आ जाएगा। निम्न में से सबसे खतरनाक कौन सा है? तो दोस्तों, पराबैंगनी किरणें मूल रूप से 3 प्रकार की होती हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। लेकिन अल्ट्रावायलेट सी के बारे में एक बात आप खास जान लीजिए कि यह पृथ्वी तक नहीं पहुंचती है। अल्ट्रावायलेट सी पृथ्वी तक नहीं पहुंचती है। क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से सबसे खतरनाक कौन सा है? यह क्वेश्चन नहीं है कि निम्न में से कौन सी अल्ट्रावायलेट रे पृथ्वी तक नहीं पहुंचती है। क्वेश्चन है सबसे खतरनाक कौन सा है दोस्तों? तो सबसे खतरनाक अल्ट्रावायलेट सी होता है, लेकिन यह पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है। तीनों का प्रभाव बिल्कुल समान नहीं होता है। सबसे खतरनाक होता है अल्ट्रावायलेट सी, पराबैंगनी किरण सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम कहां देखा गया? तो दोस्तों, ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर देखा गया? नहीं। एशिया महाद्वीप के ऊपर देखा गया? नहीं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ऊपर देखा गया? नहीं। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर सर्वप्रथम ओजोन परत में छिद्र देखा गया था। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? अम्ल वर्षा मींस जिसे एसिड रेन कहते हैं, अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, प्रोपेन नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर आपको विकल्प में कहीं भी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दिखे, हिंदी में इसका पूरा नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, SO2 का पूरा नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। ये दोनों सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसें हैं। अम्ल वर्षा में सर्वाधिक, अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा में सर्वाधिक योगदान किसका है? अब देखिए दोस्तों, अम्ल वर्षा में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सर्वाधिक अब दोनों विकल्प में है, सल्फर डाइऑक्साइड भी विकल्प में है, नाइट्रस ऑक्साइड भी विकल्प में है, कार्बन डाइऑक्साइड भी विकल्प में है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी विकल्प में है। और यहां पर क्या था? नाइट्रस ऑक्साइड भी था और सल्फर डाइऑक्साइड भी था। दोस्तों, प्रमुख रूप से नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। मींस नाइट्रस ऑक्साइड से भी ज्यादा योगदान सल्फर डाइऑक्साइड का होता है अम्ल वर्षा में। तो विकल्प सही होगा पहला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। हरे पौधों में एक टेंडेंसी होती है, जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है फ्रेंड्स, वो ये होती है कि वो ध्वनि तरंगों को, साउंड वेव को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने में काफी काम आते हैं हरे पौधे। अर्थात जब ध्वनि तरंगों को ये अवशोषित कर लेंगे तो ये ध्वनि प्रदूषण को भी नियंत्रित करेंगे। इसीलिए ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के कारण ही हरे पौधों को ग्रीन मफलर की संज्ञा दी गई है। तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। लेकिन ग्रीन मफलर कहते किसे हैं? जो मेन हाईवे होता है, हाईवे के बगल में जो वृक्ष लगे होते हैं उन्हीं को ग्रीन मफलर की संज्ञा पर्यावरण में दी गई है। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? विकल्प में दोस्तों देखिए 2 दिसंबर भी है, 3 दिसंबर भी है। 3 दिसंबर 1984 भी कुछ किताबों में दिया रहता है, कुछ किताबों में 2 दिसंबर 1984 भी दिया रहता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आपको अगर दोनों विकल्प में दिया रहा है तो आपको लगाना है 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984। विकल्प में सोलो दोस्तों 2 दिसंबर 1984 भी है, 3 दिसंबर 1984 भी है। लेकिन 3 दिसंबर 1984 आपको लगाना है क्योंकि रात्रि में 4 पौने 4 बजे यह गैस दोस्तों लीक हुई थी। तो आंसर सही होगा इसका तीसरा। अगर विकल्प में 3 दिसंबर 1984 नहीं है तो 2 दिसंबर 1984 भी आप लगा सकते हैं। भोपाल गैस त्रासदी घटना किससे संबंधित है? मींस भोपाल गैस त्रासदी घटना किस दिन हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को।
किससे संबंधित है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड से। जो केमिकल लीक हुआ था वो था मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका फार्मूला है CH3NCO। CH3NCO मिथाइल आइसोसाइनाइड का फार्मूला है। अब अगला दोस्तों क्वेश्चन है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 3 दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। 22 मार्च के बाद आता है दोस्तों अप्रैल, और फिर आता है मई। तो 22 अप्रैल और 22 मई को एक दिन बायोडाइवर्सिटी दिवस हम मनाते हैं और एक दिन हम मनाते हैं पृथ्वी दिवस। आप कमेंट में बताइए 22 मई और 22 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है, मीन्स कौन सा महत्वपूर्ण दिवस पड़ता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन 22 अप्रैल और 22 मई को कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं ये आप कमेंट में बताइए। अगर आपको पता है, नहीं पता होगा आप कमेंट में पूछिएगा, उसका उत्तर वहीं पर मैं बतलाऊंगा। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है। तो राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है। राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट भी एक आंदोलन से संबंधित है। अगर आपको पता हो तो जरूर बताएं, सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट किस मूवमेंट से संबंधित थे? वो दोनों मूवमेंट पर्यावरण से ही संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कानपुर, क्वेश्चन नंबर 44, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना हुई थी दोस्तों 1985 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1985 में। लाइकेन सबसे अच्छे किसके सूचक हैं? तो दोस्तों लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक किसके हैं? वायु प्रदूषण के। कहने का मतलब यह है, अगर लाइकेन किसी जगह पर पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वहाँ का जो वायु का क्वालिटी है, एयर क्वालिटी है, वो अच्छा है। कहने का मतलब यह है, प्रदूषित वातावरण में लाइकेन पैदा ही नहीं होते हैं या रह ही नहीं सकते हैं। अगर लाइकेन कहीं पर है तो यह इंडिकेटर है कि वहाँ का वातावरण शुद्ध होगा। अगर लाइकेन कहीं पे है तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि वहाँ का वातावरण दोस्तों शुद्ध होगा, यानी वायु प्रदूषण वहां पर कम होगा। अगला क्वेश्चन है, बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी का फुल फॉर्म होता है। बीओडी किसका प्रदूषण है, किसका सूचक है? तो बीओडी जल प्रदूषण का सूचक है। जिस प्रकार से लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है, उसी प्रकार से बीओडी एक प्रकार का वो जल प्रदूषण का सूचक है। उसी एक बात और जान लीजिए, जो गांगेय डॉल्फिन होते हैं, गैंगेटिक डॉल्फिन होते हैं, वो भी अच्छे एक्वाटिक लाइफ के प्रदूषण मतलब इंडिकेटर होते हैं, सूचक होते हैं। मींस डॉल्फिन जिस पानी में पाया जाएगा, इसका मतलब उस पानी का क्वालिटी अच्छा होगा। जैसे जहां पर लाइकेन पाए जाएंगे वहां का वातावरण शुद्ध होगा, जहां पर बीओडी कोई जानवर नहीं है, ये कंसेप्ट है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गंगा नदी में बीओडी की सर्वाधिक मात्रा कहां पर पाई जाती है? मींस गंगा आपको पता है उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। जब निकलती है तो उसका नाम भागीरथी रहता है। देवप्रयाग में जब मिलती है अलकनंदा से, तब उसका नाम गंगा पड़ता है। तो गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है किसके किसके बीच में? तो कानपुर से इलाहाबाद के मध्य में जो गंगा है वहां पर बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। बीओडी यानी कि वहां का प्रदूषण, कानपुर से इलाहाबाद के बीच का प्रदूषण गंगा का सबसे ज्यादा है। बीओडी जितनी ज्यादा, जल प्रदूषण उतना ज्यादा। निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? कहां पर आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है दोस्तों? तो वेस्ट बंगाल में आर्सेनिक के द्वारा जो जल प्रदूषण है वो सर्वाधिक है। वेस्ट बंगाल मीन्स वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? दोस्तों चेरनोबिल दुर्घटना और भोपाल गैस त्रासदी दो एग्जाम में बराबर आते हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी और चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है नाभिकीय विखंडन से या नाभिकीय दुर्घटना से। चेरनोबिल कहाँ है? चेरनोबिल इज ए प्लेस इन रसिया। चेरनोबिल
एक प्लेस है जो कि रसिया में स्थित है। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस दोस्तों 31 मई को मनाया जाता है। 31 मार्च को नहीं, 5 मार्च को नहीं, 5 मई को नहीं, 31 मई को मनाया जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 25 क्वेश्चन। टोटल इस सीरीज में हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, ना अच्छा लगे तो शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।